नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एमपोर परिवार में। तो आइए हम एक कदम और आगे चलते हैं अपने इस अध्याय में। तो हिस्ट्री का अध्याय कल हमने छोड़ा था, जहां पर कल हमने इस चैप्टर को पढ़ा था कि किस प्रकार इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ, या फिर जोतदार जो थे वो कर्ज क्यों नहीं चुका पाए। टुडे आज हम उसी के आगे एक पॉइंट और आगे चलेंगे। देखो, काफी बच्चों के ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम में इसको करवा सकते हो क्या। आज भी किसी बच्चे ने बताया कि सर आप जो ये क्लासेज करवा रहे हो वो इंग्लिश मीडियम में करवा सकते हो क्या। हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तब जब हमें थोड़ा सा और समय मिलेगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेज भी साथ साथ चल रही है और उन बच्चों के अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है, आगे वार्षिक परीक्षाएं भी आगे, तो थोड़े समय की कमी इसलिए नहीं कर पा रहे। आगे आपकी डिमांड पर जरूर करेंगे। आगे देखेंगे वो। अभी हम इसी की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जोतदारों के उद्देश्य। जोतदारों का उद्देश्य देखो, आपके पास दो तरीके हैं पढ़ने के। या तो आप साथ साथ लिखते जा सकते हैं, पोज करके देख सकते हैं, या फिर आप इसको शुरुआत में ही रोक कर पोज करके पूरा लिख लो और उसके बाद जैसे मैं पढ़ाता हूं साथ साथ पढ़ते जाओ और उसको समझते जाओ। तो इसका पहले भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो इसको। हाँ, तो लिख लिया होगा। तो सर ये जोतदार कौन थे या फिर इनका उदय कैसे हुआ, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सर जोतदारों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो अगर जानकारी की बात करें तो हमें फ्रांसिस बुकानन के बारे में आपने सुना होगा। बुकानन जब यहाँ आया तो उसने जो चर्चाएं की थी प्रमुख, उनमें देखो उसने दिनाजपुर के बारे में बताया। सर वेरी दिनाजपुर, दिनाजपुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। कहां पर आपका दिनाजपुर है। तो दिनाजपुर की उसने चर्चा की थी। तो वहां पर उसने एक ऐसा वर्ग देखा था जो धनी किसान ही थे, लेकिन धीरे धीरे वो ऊपर आ गए थे, इनको जोतदार कहा जाता था। जोतदार कौन होते थे? किसानों का एक वर्ग होता था जो धीरे धीरे धनी होते थे, उनके हाथ में सत्ता आती जाती थी, शक्ति आती जाती थी, उनको जोतदार कहते। सर कौन सी शक्तियां थी जोतदारों के पास? चलो ये देखो, धनी किसानों के समूह जो लगातार ताकतवर होते गए, क्या कहलाए आगे जाकर? जोतदार कहलाए। इसके अलावा और क्या है? किसानों पर, हाँ देखो, इन्होंने सर समय के साथ पैसे आते गए एक बड़े से भूभाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली सर, जमीनों पर अधिकार कर लिया। और इसके साथ साथ गांवों का जो व्यापार था, छुटकरिया व्यापार, उस व्यापार पर भी कब्जा कर लिया। और साहूकार, अब साहूकार के वैसे साहूकार कहीं वे कि साहूकार रुपया दूंगा, जो अपन उधार रुपया दे सके, तो उस पर भी इन्होंने नियंत्रण कर लिया। साहूकार भी खुद ही दे, ऋण खुद दे रहे। तो किसान ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे, इनको ब्याज देंगे और ब्याज से पैसे वाले होते जाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद हमने देखा किसानों पर शक्ति का प्रयोग। अब सर शक्ति को प्रयोग क्यों करता? सेना उतारता कि ना? सेना को नहीं, आर्गन एक ही करता कि शक्ति प्रयोग ज्यादा से ज्यादा ऋण लेने का प्रयास करता कि पैसा लाए। अगर ऋण नहीं चुका हुए किसान तो मेरे बेल ने कब्जे में ले लेता, मेरा हल कब्जे में ले लेता आपने, तो इसको काम में क्रिया करता। आ जाओ। उसके बाद अगर हम बात करें जमींदारों के और के काम करता सर, भाई कई बचे कि सर गांव रा किसान जका जोतदार सागे जुड़ा। जोतदार सागे जुड़ने रो कारण हो कि जगीटा जमींदार करा में वर्दी करने की कोशिश कर दो, बी टाइम गांव रा किसान चाहता कि करा में वर्दी नहीं वे, और किसानों को नेतृत्व हो तो वो जोतदार करता हूं। तो ध्यान रखना बेटा, जो किसान चाहते थे कि करों में वर्दी ना हो, तो उनका नेतृत्व कौन करता था? जोतदार करता था। ये उस करों में वर्दी का क्या करता था? विरोध करता था। उसके बाद और देखो क्या, गांव के मुखिया। हाँ सर, बंगाल में और भी जोतदारों के अलावा और भी ऐसे वर्ग के, जैसे गांव के मुखिया हो गए। मुखिया का आपने दूसरी किताब में पढ़ा होगा, पढ़ा था होगा क्या? मुखिया हो गए, और भी जो थे पैसे वाले किसान थे, इनको भी धीरे धीरे और सत्ता हासिल होने लगी और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। देखो बंगाल के इनको अलग किसान अलग अलग जगहों पर उभरे, इनको हवलदार, गांटीदार या मंडल भी कहा जाता था। तो आप किसी का क्वेश्चन आ जाता है, हवलदार, गांटीदार या मंडल किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता था? इसी जोतदारों की भांति कई किसानों के और वर्ग गांव में ऊपर उठे, उनको जोतदार, गांटीदार या मंडल कहा जाता। ये हुई बात जोतदारों के उदय की सर। ध्यान रखना, ये बेटा सबसे प्रमुख पॉइंट जो है ना वो यही है सर, इनकी जो शक्ति थी गांवों में वो जमींदारों से भी ज्यादा ताकतवर थे। क्यों ताकतवर थे? क्योंकि लोगों को कर मुहैया करवाते थे। कर मुहैया नहीं करवाते। अब आप सपोज करो कोई व्यक्ति है, उसको मैंने उधार पैसे दे रखे हैं, अब मैं उसके पैसे उसको धमकी दे रहा हूं, देख अगर तूने जमींदार का साथ दिया तो मैं तेरे बेल और हल भी छीन लूंगा, तो मजबूर होगा मेरा ही साथ दोगे। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर भी थी। और इसके अलावा सर कुछ भावनाएं भी लोगों की जुड़ी हुई थी। भाई पीछे रहने वाला आदमी है,
जरूरत पड़े जिक्र में अपन उधार देते हुए, उस आधार पर ही सब कुछ चलता रहता। आ जाओ, ये था आपका जोतदार कोड। इतना ही है क्या? हाँ, फिर किताब में तो बहुत बड़ा दे रहे, तो क्या करना भाई, लाइनें गिननी है ना, अपने मेन मेन पॉइंट्स देख लो। ये है जोतदारों का उदय। जोतदार कौन थे, उनका उदय के सेवा। अगला पॉइंट है आपका कि जमींदारों का प्रतिरोध क्या था। मतलब सर जमींदार आसानी से अपनी जमींदारियां नीलाम करवा लेते थे। भाई विरोध तो करते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बोल दे यार आज तू आजा मेरी जमींदारियों को नीलामी कर करा के सरदार न्याल करो यार, फालतू फसलो बैठो। हाँ, ये आपा करा रापूड़ा बैको करे। जमींदार क्या आसानी से ऐसे करने देते थे? नहीं भाई। जमींदार क्या करते थे, इसके लिए देखो, जमींदार अपनी जमींदारी को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते। तरीके कौन कौन से अपनाते थे सर? पहली बात देखो, जैसे एक नॉर्मल सी बात है कि सर ये नीलामी जो होती थी ये केवल पुरुषों की जमीनों पर होती थी, महिलाओं की जो जमीन होती थी ना उस पर नीलामी नहीं होती थी सर। तो जमींदार क्या करते थे, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा सपोज करो बहन के, माता के या अपनी पत्नी के नाम करवा देते थे ताकि जमीन बच जाए। पहला तरीका ये हुआ कि सर क्या महिलाओं के नाम पर जमीनों को करवा दिया जाता। दूसरा तरीका ये था झूठी, हाँ जी ध्यान है, झूठी कौन है ना, वैसे झूठी नहीं, चल झूठी वाला झूठी नहीं, झूठी नीलामियां होती थी सर। अब यहां पर आपको पिछले टॉपिक का बर्दवान वाला भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सर झूठी नीलामियां कैसे होती थी? सपोज करो जमींदारी की नीलामी हो रही है, मैं अपने ही लोगों से जमीन खरीदवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। झूठी नीलामियां कैसे होती थी? एक जमींदारी है, जैसे देखो यहाँ एक जमींदारी है सर, इसकी हो रही है नीलामी, मैंने नीलामी के समय अपनी एजेंट बिठा रखे, अब ये ऊंची ऊंची बोलियां लगवा रहे, अलग अलग ज्यादा से ज्यादा बोलियां लगवाएंगे। तो जैसे दूसरे लोग बोली लगा रहे हैं, जैसे सपोज करो 500 रुपए से बोली शुरू हुई, भाई पहले इतने ही रुपए होते थे, ज्यादा रुपए नहीं होते, 500 रुपए से बोली शुरू हुई, तो किसी ने लगाए 510, मेरे ही बंदे बिठाए हुए वो 515 लगा रहा है, 520 लगाए 530 लगा रहा है, वो ऊपर से ऊपर बोली मेरे किसी व्यक्ति की होगी। फिर क्या होगा, जमीन मुझे बेच दी जाएगी, मुझे टाइम दिया जाएगा कि भाई मेरे लोगों को टाइम दिया जाएगा कि 15 दिन में इसकी रकम चुकाओ, रकम चुकाते नहीं थे। ध्यान सुनना, मैं अपने लोगों से जमीन खरीदवाता, फिर रकम नहीं चुकाता, फिर से उसकी बोली लगती, फिर से उन्हीं से खरीदवाता, फिर रकम नहीं चुकाता। जब 4-5 बार ये घटना घटती ना तो दूसरा मन फाड़ जाते कि यार बार बार वही चाल है, वही खरीदे, तो वो फिर नीलामी में शामिल ही नहीं होते। जब शामिल ही नहीं होते दूसरे, तो भाई अब तो अपनी अपनी, अब हमने चर्चा कर ली, देख अब आप यहाँ घर घर का 500 रुपए बोली लगे अपन ऊपर 1 रुपये कौन करना। तो ये क्या करते थे कि जब सारे दूसरे लोग चले जाते, नीलामी में शामिल नहीं होते, तब उनको एकदम कम दामों पर वापस खरीद लिया करते थे। तो देखो क्या करते थे, रकम अदा नहीं करते, इस विधि को और दोहराते कि फिर से खरीदवाते, फिर अदा नहीं करते, और अंत में कम कीमतों पर खुद ही खरीद लेते थे। फिर एक कब्जा, और क्या सर, अब अगर जमीन बिक भी गई तो उस पर कब्जा रखते थे, गांव के लोगों को बोलते थे कि देखो मैं थारे भेड़ो रही हो, थारे बीचे रही हो, लोग आ रहे बीचे आज नेता करेंगे आवे तो, हालांकि चुनाव रे टाइम में, लेकिन करे तो ही मैं थारे बीचे भेड़ो, थारो भाई हूँ, थारो साथी हूँ, कंधे कांधो मिला चला, बहुत नाटक है बात। तो भी ये भी करता बढ़ता, तो लोग चाहते थे कि आप सच में कुछ भी बोलो, बंदा तो अपना, इसलिए लोग उसका साथ देते। तो लोग जमीनों में क्या, नए जमींदार, जो नया जमींदार जमींदारी को खरीदता था उसको घुसने ही नहीं देते थे कि ना अपर के पग रख दियो तो 500 नहीं जावे लो, वो सेम इसी सिचुएशन है ठीक। और क्या करते थे, लठियाल भाई साहब, सीधी धमकी सर, लठियाल से नाम से ही पता चला लठियाल कौन है, गुंडा खड़ा कर उड़ा है सर, सीधी सी बात है कि अगर पैर दिया तो पैर अपना वापस नहीं जाएगा भाई साहब, समझ रहे हो? तो ये भाई लोग खड़े थे वहां पर, है ना, ये जमींदार की पावर थी सर, जमींदार अपने पैसों से ऐसे लोगों को खड़े कर देता था वहां पर। और भी इसके साथ साथ जो जमींदार थे वो अलग अलग तरीकों को अपनाया करते थे सर। लेकिन इन जमींदारों की ज्यादा जमींदारी रही नहीं सर। हालांकि ये देखो, ये बोल रहे कि 1790 के दशक में क्या जमींदार मजबूत हुए, क्योंकि यहां पर कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि हुई, मंदी में सुधार हुआ। लेकिन 1830 में इतनी मंदी आई, 1830, 32, 35 का दौर तो भयंकर मंदी से भरा था, और यहां पर जमींदार हो गए ध्वस्त और जोतदार हो गए प्रमुख, जोतदार ताकतवर हो गए। ध्यान रखना, 1790 में जमींदारों की वापसी हुई थी, और वापस 1830 में दब गए और जोतदार आ गए ऊपर। तो ये रही आपके जोतदारों का उदय और जमींदारों का प्रतिरोध, किस प्रकार जमींदार प्रतिरोध किया करते थे अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए। उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है बेटा, यह बेहद इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। 5वीं रिपोर्ट सर, क्या थी सर ये 5वीं रिपोर्ट, ऐसा क्या था? थोड़ा सा यहां पर मैंने कुछ लिखा है, इसको साफ करने के बाद इसको विस्तार से पढ़ेंगे एकदम। 5वीं रिपोर्ट थी क्या सर?
एक्चुअल में 1813 की बात है, ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश होती है 1813 में, और ब्रिटिश संसद में पेश होने वाली इस रिपोर्ट को पांचवी रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में क्या था, बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसके क्रियाकलाप थे कि वो कैसे कैसे काम कर रही, और क्रियाकलापों में क्या क्या चीजें थी, जमींदारों और रईतों की अर्जियां इसमें शामिल थी, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट है इसमें, अलग अलग जिला कलेक्टर रिपोर्ट, और किसानारी जमींदारी अर्जियां जो कि न्यायालय में दाखिल करी, राजस्व विवरण की तालिका इसमें थी, और ओके वैसे राजस्व मतलब कहां से कितना राजस्व लिया जाता है इसकी तालिका इसमें शामिल थी। और क्या था, बंगाल में मद्रास के अधिकारियों की प्रशासन की टिप्पणियां की, बंगाल व मद्रास के अधिकारियों ने प्रशासन को लेकर क्या क्या टिप्पणियां की थी उनकी चर्चा भी इसमें रिपोर्ट में की गई थी। ये थी आपकी पांचवी रिपोर्ट। देखिए एक ही बार में इन वन शॉट वी हैव डन क्या क्या, जोतदारों का उदय पूरा कर लिया, जमींदारों का प्रतिरोध पूरा कर लिया, और अब कर रहे हैं हम पांचवी रिपोर्ट। तो ध्यान से इसको थोड़ा सा लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं फिर हम। लिख लिया, लिखा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाइए, पॉज कीजिए, आराम से लिखिए, सोइएगा मत लिखते लिखते, नींद आ रही होगी। अब हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे पांचवी रिपोर्ट की। देखिए थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझदार हो, मुझे पता है आजकल थोड़ी सी, आजकल तो बच्चे वैसे पढ़ने लग गए हैं सारी, मुझे विश्वास है आप भी पढ़ रहे होंगे। पांचवी रिपोर्ट, अब ये पांचवी रिपोर्ट क्या है भाई, अभी हमने चर्चा की थी क्या थी, देखो पूरी कहानी बताता। जब 1757 प्लासी युद्ध, 1761 बक्सर का युद्ध, ये हुआ तो किस आधार पर हुआ? क्या कंपनी अकेली लड़ रही थी? क्या कंपनी एक सेना के साथ लड़ रही थी? और सेना कहां से आ रही थी? ब्रिटेन से आ रही थी। थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है तो शांत हो गया। ये आजकल ज्यादा ही बुलेट वाले, रात में इतनी ठंड में कौन हीरो बनता है यार, आज बनने तो इनको, अपने को पढ़ना है। पांचवी रिपोर्ट, तो जब ये विजय प्राप्त हुई तो सर अब भारत और चीन के साथ व्यापार की बात आई। ध्यान रखना, भारत और चीन के साथ, आपने मोनोपोली का नाम सुना होगा, एकाधिकार नाम सुना है क्या? एकाधिकार का मतलब पूरा का पूरा इसी का अधिकार है, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, आ जाओ। अब सर क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरे तो सॉरी ब्रिटेन के जो दूसरे व्यापारी थे, दूसरे समूह थे, वो चाहते थे कि यार ये तो गलत बात है, हमें भी तो भारत के साथ या चीन के साथ व्यापार के अधिकार दिए जाने चाहिए, बिकॉज इंडिया वॉज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज नाउ स्टिल, तो अभी भी है, ठीक है ना। तो सर इंडिया क्या है, एक बड़ा मार्केट था, तो उनका प्रतिरोध था कि हमें भी क्या दिया जाए, मौका दिया जाए वहां पे व्यापार करने का, लेकिन मौका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो वहां के लोग कहते भी थे कि ये तो जो वॉर जीती है उसका फायदा केवल कंपनी उठा रही है, ब्रिटेन को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। एक तो सर ये बात थी, पहली बात क्या थी, व्यापारियों का एकाधिकार का विरोध, कि ये तो एक दो ना, आप एकाधिकार खत्म करो, हमें व्यापार करने दो, विकास चाहते हो तो। दूसरा क्या हुआ सर, दूसरा ये हुआ कि जो कुप्रशासन था, सर राइटिंग समझ नहीं आ रही, अब हिंदी में भी कर्सिव लिखते हो क्या? मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हमेशा कहते हैं सर आप हिंदी में भी कर्सिव लिखते हैं। देखो भाई लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। हाँ यहाँ तो सर हुआ क्या, ब्रिटिश के अखबारों में सर खबरें छपने लगी क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दुर्व्यवहार, अच्छी चीज थी, दुर्व्यवहार कर रही है, अच्छी बात है ना कि वहां पे खबरों में छप रहा है, और सच में दुर्व्यवहार तो कर रही थी, तो और भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्ट है,
जब इतनी सारी चीजें हुई तो ये ब्रिटिश की संसद में एक बड़ा मुद्दा बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे अभी वर्तमान में गौतम अडानी का राहुल गांधी ने बना रखा है अपनी संसद में, बना रखा मीन्स अब क्या है, किसके पक्ष में क्या है, वो आप सब समझदार हो, सारे समझदार है क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही अडानी वाला ही मुद्दा, वहां पर अडानी जैसा ही मुद्दा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में ये कर रही है कि भ्रष्टाचार कर रही है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने एक समिति बनाई, एक प्रवर समिति बनाई। क्या बनाई? एक प्रवर समिति का निर्माण किया गया। इस समिति का काम था कि भारत में ब्रिटिश के क्रियाकलापों की जांच करना, कि एक्चुअल में जो ब्रिटिश सरकार है, सॉरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में किस प्रकार का शासन कर रही है, क्या वास्तव में भ्रष्टाचार कर रही है, क्या लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए एक प्रवर समिति तैयार की गई और इस प्रवर समिति ने भारत की पूरी रूपरेखा तैयार की कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है, कैसी उनकी शासन की प्रणालियां हैं, लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा है और ये क्या भारत को आगे ले जा रही है, गर्त में डाल रही है, क्या करना चाहिए। तो इन सब की क्या थी? जानकारी थी। तो प्रवर समिति ने ही क्या दाखिल की थी? 5वीं रिपोर्ट। तो समझ गए क्या? वहां पर विरोध हुआ, संसद ने एक प्रवर समिति तैयार की, समिति ने 5वीं रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी हमने पहले देख ली। तो ये थी आपकी 5वीं रिपोर्ट की प्रमुख चर्चा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए या पढ़ लीजिए। तो शायद उम्मीद है मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। बस आनंद के साथ पढ़ते जाइए, स्ट्रेस नहीं लेने का, आराम से मस्ती से पढ़वाइए। तो लिख लीजिए इसको। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।